कुछ ही देर में रेयान अंश के घर तक पहुंच जाता है, पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता कि अंश और उसकी दी अपने पेरेंट्स का अंतिम संस्कार करने के लिए नदी गए हुए हैं। ये सुनते ही रेयान के सीने में अजीब सा दर्द उठता है, जैसे किसी ने भीतर से कसकर पकड़ लिया हो। वह कार के अंदर वापस बैठता है। बिना देर किए वह कार स्टार्ट कर वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में रेयान उस जगह पर भी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद देखता है अंश अंतिम संस्कार की विधि पूरा कर रहा है। अंश के चेहरे पर उदासी थी, आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, पर आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो बहुत रोना चाहता है, चीखना चाहता है, पर रो नहीं पा रहा था। उसके भीतर दर्द का सैलाब जैसे जमे हुए बर्फ में कैद था। वही जन्नत खड़ी होकर बहुत रो रही थी। उसकी सिसकियां चारों तरफ की शांति को तोड़ रही थी। उसके बगल में तन्वीर थी, जो जन्नत का हाथ कसकर थामे हुई थी। मलंग के अंकल जन्नत के पीछे खड़े थे, गंभीर और शांत, और मलंग वो अंश के साथ साथ हर एक काम में उसका हाथ बंटा रहा था, जैसे वो उसके दर्द को अपने कंधों पर उठाने आया हो। तभी पंडित अंश की तरफ जला हुआ लकड़ी देते हुए कहते, ये लो बेटा, आपके माता पिता को अंतिम विदाई देकर उन्हें मुक्त कर दो। पंडित की बात सुन अंश की आंखें और ज्यादा नम हो जाती हैं। गला भर आता है, पर वो कुछ नहीं कहता। मासूम अंश अपने कांपते हाथों में जला हुआ लकड़ी पकड़ लेता है। लकड़ी पकड़ते ही जैसे उसका दिल भी जलने लगता है। कांपते कदमों से आगे बढ़कर वो धीरे धीरे चिता को अग्नि देने लगता है। उस पल उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और आंखें बस एक आखिरी बार अपने माता पिता के चेहरे को याद कर रही थीं। दूर से ही रेयान अंश को देख रहा था, पर उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हर कदम जैसे उसके पांव में जंजीर बनकर लटक रहा था। वही अंश जलाने के बाद उसमें खड़ा रहने का भी हौसला खो चुका था। वो पूरी तरह से टूट चुका था और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। मलंग भी अंश को संभालते हुए उसके साथ बैठ जाता है और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगता है, मानो कह रहा हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, अकेले नहीं हो तुम। अंश का ये हाल देखकर रेयान से कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसका दिल चीख रहा था कि जाकर उसे अपने सीने से लगा ले, कह दे कि वो अकेला नहीं है। वो उसके पास जाने ही वाला था कि अचानक नील कहीं से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और खींचते हुए वहां से थोड़ी दूर ले जाता है। नील को देख रेयान गुस्से में कहता है, नील छोड़ो मेरा हाथ, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं नील रेयान का हाथ छोड़ गंभीर आवाज में कहता है, और तुम इस हालत में अंश के पास जाओगे? ये सही नहीं होगा रे। नील की बातें सुन रेयान हैरानी से पूछता है, तुम्हें पता है अंश के बारे में? नील हल्की सांस लेकर कहता है, हाँ, निशांत ने कॉल करके मुझे सब बता दिया था। रेयान के मेंशन से जाने के बाद निशांत ने नील को कॉल करके सब कुछ बता दिया था, क्योंकि निशांत नहीं चाहता था कि रेयान किसी परेशानी में पड़े, और उसे ये भी पता था कि रेयान को नील के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता था। नील की बातें सुन रेयान की आंखें थोड़ी भर आती हैं। मैं अंश को सब कुछ आज ही बताना चाहता हूँ कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है। इतना बोलकर वो वहां जाने ही वाला था कि नील फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इमोशनल मत बनो रे, अगर अभी अंश को जाकर बता दोगे तो उसका दिल और टूट जाएगा और वो तुमसे नफरत करने लगेगा। तो गुस्से में रेयान कहता है, तो क्या करूं? उसे सच ना बताऊं और ऐसे ही छोड़ दूं? नील रेयान के कंधे पर हाथ रख नर्म आवाज में कहता है, वही तो कह रहा हूं, अभी सच बता दोगे तो वो तुमसे बात भी नहीं करेगा और खुद को तुमसे दूर कर लेगा। अभी अंश इस हालत में नहीं है कि सही गलत कुछ समझ पाए, और याद रखो, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। नील की बातें सुन रेयान चुप हो जाता है। उसकी आंखें अब भी अंश पर टिकी थी, जैसे उससे नजर हटाने का मन ही न हो। वहीं नील की नजर अपने मलंग पर पड़ी, जो अंश को अपने सीने से लगाए प्यार से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। उसके आंखों में भी आंसू थे, पर वो खुद को संभाले हुए था। मलंग को ऐसे देख नील के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन सोचता है, तुम कितने प्यारे हो मलंग। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम ढलकर रात का गहरा सन्नाटा आ चुका था। सारे लोग अपने अपने घर जा चुके थे। अब सिर्फ मलंग बचा था, जो उन दोनों के लिए खाना लेकर आया था। पर न जन्नत ने कुछ खाया, न अंश ने। थोड़ी देर बाद मलंग भी चुपचाप अपने घर चला जाता है। अंश सोफे के नीचे उदास बैठा था। उसकी आंखें शून्य में देख रही थी, जैसे सब खत्म हो चुका हो। जन्नत अंश को देख उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। जन्नत को पास देख अंश अपना सिर उसकी गोद में रख देता है और टूटे हुए स्वर में कहता है, दी मम्मी पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? जन्नत अंश के चेहरे को छूते हुए नम आवाज में कहती,
जो किस्मत में लिखा होता है उसे हम टाल नहीं सकते अंश। दोनों वैसे ही कुछ देर तक बैठे रहते हैं, फिर जन्नत धीरे से कहती, अंश तुम जाकर रूम में सो जाओ। इस वक्त अंश कुछ कहने की हालत में नहीं था, वो बस चुपचाप खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चला गया। अंश के जाते ही जन्नत घर का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकल जाती है जहां अंतिम संस्कार हुआ था। वहीं अंश रूम में पहुंचकर दरवाजा लॉक कर लेता है, फिर बैग के पास बैठकर अपने मम्मी पापा की तस्वीर को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से अब आंसू लगातार बह रहे थे, पर मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। तभी खिड़की से हल्की सी हलचल की आवाज आती है। अंश चौंककर खिड़की की तरफ देखता है। खिड़की से रेयान रूम के अंदर आता है। उसे देखते ही अंश की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। वो झट से खड़ा होता है और बिना कुछ सोचे रेयान के सीने से लग जाता है। उसका रोना अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रेयान अंश के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, इट्स ओके अंश, अब मैं आ गया हूं ना। अंश रोते रोते रेयान की आंखों में देखता है। रेयान, क्यों भगवान जी ने ऐसा हमारे साथ किया? मम्मा पापा तो बहुत अच्छे थे, वो किसी के साथ कभी कुछ भी गलत नहीं किए, फिर क्यों भगवान जी ने उन्हें हमसे छीन लिया? अंश की बातें सुनकर रेयान का दिल जैसे चाकू से कटने लगता है। वो बस उसे अपने सीने से और कसकर लगा लेता है। उसे चुप कराने के लिए रेयान उसके गाल पर बहे आंसू को अपने होठों से चूम लेता है। अंश हैरानी से रेयान की आंखों में देखने लगता है। फिर रेयान उसके होठों के करीब आता है और प्यार से उसके होठों को चूम लेता है। रेयान के ऐसे चूमने से धीरे धीरे अंश का रोना थम जाता है। वो कुछ पल के लिए अपना दर्द भूलकर रेयान के किस में खो जाता है। रेयान उसे चूमते हुए अपने गोद में उठा लेता है और बेड पर आराम से सुलाकर फिर उसे चूमने लगता है। चूमते हुए ही रेयान अपने मन में कहता है, नील सही कह रहा था, अंश को अगर सच पता चल जाएगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा और खुद से मुझे दूर कर देगा। और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता, चाहे इसके लिए मुझे अंश से ये सच जिंदगी भर ही क्यों ना छुपाना पड़े। दूसरी तरफ जन्नत नदी किनारे बैठकर रो रही थी। उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें ऐसे बह रही थी जैसे बरसात के पानी में बहता कोई छोटा सा झरना। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, दिल में एक अजीब सी घुटन थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश को कैसे संभाल पाएगी, जबकि वो खुद टूटकर बिखर रही थी। सांसें भारी भारी सी चल रही थीं और हर सांस के साथ उसका सीना दर्द से कसता जा रहा था। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी। काले बादलों के बीच हल्की हल्की बिजली चमक रही थी, जैसे आसमान भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। हवा में नमी और ठंडक थी, जो उसकी भीगी पलकों पर और भी ठंडक घोल रही थी। कुछ देर तक ऐसे ही बैठी रही, अपने ख्यालों में खोई, फिर अचानक जैसे खुद को संभालने का फैसला लिया, धीरे धीरे उठी और वहां से जाने लगी। पर जाते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ अंश का चेहरा घूम रहा था, उसका मासूम, दुखी चेहरा। उसकी आंखें जो हमेशा हंसती थीं, अब सुनी सुनी सी हो गई थी। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी जो उसके बालों और कपड़ों को गीला कर रही थी। वो सड़क पर बिना इधर उधर देखे चल रही थी, मानो उसे अपनी जान की परवाह ही न हो। इसी बीच सामने से एक कार तेज रफ्तार में आ रही थी। अंदर बैठा आदमी हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था, लेकिन जन्नत को होश ही कहाँ था। उसके कदम धीमे पर बेखबर से चल रहे थे। आखिरकार कार वाला इरिटेट होकर ब्रेक मारता है और गाड़ी जन्नत के बिल्कुल सामने रोक देता है। अचानक कार की तेज लाइट उसकी आंखों पर पड़ती है तो जन्नत चौंककर वहीं रुक जाती है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे के सामने हाथ रख लिया, जैसे किसी अचानक आए तूफान से बच रही हो। कार का दरवाजा खुला और गुस्से से भरी ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर मरने का इतना ही शौक है तो किसी और कार के सामने खड़ी होकर ट्राई करो, कबीर सिंघानिया के नहीं, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो आदमी जन्नत का बॉस कबीर सिंघानिया था। कबीर ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। जन्नत अब भी हाथ से चेहरा ढके खड़ी थी और चुप, एकदम चुप। धीरे धीरे कबीर का गुस्सा बढ़ने लगा। वो खुद ही आगे बढ़ा और जन्नत का हाथ नीचे करने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जन्नत के चेहरे पर पड़ी और उसने उसके गीले गाल और बहते आंसू देखे, उसका गुस्सा पल भर में ठंडा पड़ गया। उनके बीच एक पल के लिए बस आंखों का ही संवाद हुआ, जन्नत की नम आंखें और कबीर की ठंडी लेकिन अब पिघलती नजर। फिर जैसे ही कबीर को जन्नत के पुराने ड्रामे याद आए, उसने उसके दोनों बाजू पकड़कर फिर से सख्त आवाज में कहा, तुम फिर से आ गई मेरी कार के सामने ड्रामा करने के लिए। पर मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, इन सब का कोई फायदा नहीं होगा जन्नत। कबीर इतना ही कह पाया था कि जन्नत अचानक उसके सीने से लग गई, कसकर, जैसे उसमें सारा दर्द निकाल देना चाहती हो।
वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां कबीर के दिल में अजीब सी कसक छोड़ रही थी। कबीर पहले तो हैरान रह गया, उसके शब्द गले में अटक गए, लेकिन जन्नत के आंसुओं की गर्मी और उसके कांपते हुए जिस्म को महसूस करके उसका हाथ अपने आप जन्नत की पीठ पर चला गया। उसने हल्के हल्के उसे सहलाना शुरू कर दिया और आंखें बंद कर एक पल के लिए उस दर्द को महसूस किया जो जन्नत के अंदर था। कुछ देर तक जन्नत ऐसे ही रोती रही, फिर जैसे अचानक होश आया, उसने कबीर को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? कबीर चिढ़ गया, ओह मिस जन्नत विक्टोरिया, मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है। तुम ही थी जो जानबूझकर मेरी कार के सामने आए और फिर मेरे गले पड़कर रोने की एक्टिंग करने लगी। जन्नत की आंखों में और भी नमी आ गई, उसकी आवाज भर्रा गई। आपको लगता है मैं रोने की एक्टिंग कर रही थी? कबीर उसके करीब आकर बोला, शुरुआत में नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर अब जरूर लगता है। वो जाने को पलटा, पर उसकी नज़र जन्नत पर पड़ी। पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े कीचड़ से गंदे, बाल बिखरे हुए, एकदम थके और टूटी हुई सी। कबीर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डोंट टेल मी मिस जन्नत वर्मा कि तुम आधी रात को चुड़ैल बनकर लोगों को डराने के लिए निकलती हो। अगर ऐसा है तो ये करना छोड़ दो, क्योंकि राह चलता हर आदमी कबीर सिंघानिया की तरह नहीं होता, जो अकेली लड़की देखकर फायदा न उठाए। जन्नत बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रही, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। कबीर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे कार की दूसरी साइड ले जाकर दरवाजा खोला। अंदर बैठो, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, जन्नत ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा। कबीर ने हाथ झटक दिया, उसकी आवाज में गुस्सा था। मुझे भी तुम्हें ले जाने का कोई शौक नहीं है, पर जहां तुम खड़ी हो वहां से तुम्हारा घर काफी दूर है और रात बहुत हो चुकी है। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। अगर अपनी फिक्र नहीं है तो कम से कम अपने माँ बाप या भाई बहन का तो सोचो। कार में बैठो। ये सुनकर जन्नत के दिल में अंश का चेहरा कौंध गया, उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कान। उसे याद आया कि उसके अलावा अंश का कोई अपना नहीं है और वो इस वक्त घर पर अकेला होगा। बस यही सोचकर जन्नत ने कार में बैठने का फैसला कर लिया। जन्नत चुपचाप जाकर कबीर की कार की पिछली सीट पर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही हल्की सी बारिश की बूंदें शीशे पर टप टप गिरने लगी। कार के अंदर हल्की सी ठंडक थी और जन्नत अपनी भीगी हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी, जैसे खुद को गर्मी देने की कोशिश कर रही हो। कबीर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, लेकिन तुरंत कार स्टार्ट नहीं की। उसने रियर व्यू मिरर से एक नज़र जन्नत पर डाली। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, गाल भीगी हुई थी और बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। कुछ सेकंड तक बस खामोशी थी, सिर्फ कार के इंजन और बाहर गिरती बारिश की आवाज। कबीर ने आखिरकार कार स्टार्ट की और सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र मिरर से जन्नत पर जाती रही, जैसे उसे समझना चाहता हो पर सवाल पूछने से खुद को रोक रहा हो। कुछ मिनट बाद उसने अचानक कहा, वैसे आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई थी? जन्नत ने बिना उसे देखे जवाब दिया, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। कबीर ने हल्की सी भौहें चढ़ाई और एक पल को उसकी तरफ घूरकर कहा, भूलो मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और कभी भी तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ, और कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं आई थी। जन्नत ने झट से उसकी बात काट दी। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, तो अपने पर्सनल रीजन को साइड में रखकर कल टाइम से ऑफिस आ जाना, क्योंकि तुम न्यू एम्प्लॉय हो और इतनी जल्दी छुट्टी लेना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। और वैसे भी हमारी टीम नेक्स्ट मंथ सिंगापुर में होने वाले फैशन शो में शामिल हो रही है और उन्हें तुम्हारा डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है। ये सुनकर जन्नत की आंखें हल्की सी बड़ी हुईं। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मेरा डिज़ाइन से आपका क्या मतलब था कबीर सर? कबीर के होठों पर एक क्रूर स्माइल आई। उसने झट से कार रोक दी और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, कल ऑफिस पहुंच जाना, फिर पता चल जाएगा, फिलहाल मेरी कार से उतरो। जन्नत ने बाहर देखा, उसका घर आ चुका था। उसने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। चुपचाप दरवाजा खोला, बाहर उतरी और खिड़की से ही धीरे से बोली, थैंक यू। ओके। कबीर ने छोटे से जवाब के साथ कार स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही उसने एक्सेलरेटर दबाया, उसकी नज़र दूर खड़ी एक कार पर पड़ी। रेयान की कार। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं, मन में सवाल घूमने लगे। रेयान का कार जन्नत के घर के आसपास क्यों खड़ा है? आखिर रेयान है कहाँ? वो मन ही मन ये सोचते हुए वहां से निकल गया। जन्नत ने घर का दरवाजा खोला, अंदर कदम रखते ही जल्दी से लॉक कर दिया। उसके मन में बेचैनी थी, लेकिन थकान और भी ज्यादा। वो सीधे अंश के कमरे के सामने जाकर हल्की आवाज में बोली, अंश तू सो गया है क्या? अंदर से कोई जवाब नहीं आया।
उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा लॉक था। थोड़ा सोचकर वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी बनी रही। उधर अंश अपने कमरे में गहरी नींद में था, रेयान की बाहों में। अंश के चेहरे पर नींद की मासूमियत थी, जैसे किसी बच्चे की, और रेयान की नजरें बस उस पर टिकी हुई थी। उसका दिल अजीब सी नरमी से भर गया था, लेकिन आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। रेयान धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था, उसकी सांसों की गर्माहट अंश के कानों के पास महसूस हो रही थी। बाहर बारिश की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थीं, और कमरे में एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। सुबह 6 बजे सूरज की हल्की किरणें पर्दे से झांक रही थीं। रेयान को पता था कि जन्नत के वापस आने से पहले उसे यहाँ से जाना होगा। वो धीरे से अंश के माथे को सहलाते हुए बोला, अंश उठो, अब मुझे जाना होगा। नींद में ही अंश ने उसका हाथ पकड़कर अपने कमर के ऊपर रखा और धीमे से बोला, प्लीज रेयान, मुझे छोड़कर मत जाओ अभी। उस मासूम सी आवाज में इतना अपनापन था कि रेयान का दिल पिघल गया। वो झुककर अंश के माथे पर प्यार से किस करता हुआ बोला, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा अंश, पर तुम्हारी दी के आने से पहले मुझे फिलहाल जाना होगा। वो हमें साथ देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अंश ने हल्के से पाउट बनाकर कहा, प्लीज रेयान, मत जाओ ना, दी को मैं संभाल लूंगा। रेयान मुस्कुरा दिया। उसके सामने ये मासूम चेहरा था, और वो खुद को रोक ही नहीं पाया। उसने झुककर उस पाउट को अपने होठों में कैद कर लिया, एक लंबे, पेशेंट किस में। अचानक हुए इस स्पर्श से अंश की नींद खुल गई। उसने अपने हाथ रेयान के कंधों पर रख दिए, और पल भर के लिए उसकी सांसें तेज हो गईं। कुछ देर बाद रेयान हल्के से पीछे हुआ, उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से बोला, तुम उठ रहे हो या मैं आगे कंटिन्यू करूं? अंश का चेहरा शर्म से लाल हो गया, होठों पर प्यारी सी स्माइल फैल गई। उस मुस्कान को देखते ही रेयान ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी स्माइल को देखकर तो लग रहा है जैसे तुम चाहते हो मैं आगे कंटिन्यू करूं। इतना कहकर उसने अंश की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, धीरे धीरे उसे चूमने लगा। अंश ने अचानक उसके कंधे को पकड़कर कहा, रुक जाओ रेयान। रेयान तुरंत रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो गर्माहट और चाहत तैर रही थी।